नमस्कार, मेरा नाम है हेमचंद्र पांडे। हमारे आज के पाठ का विषय है मशीनी अनुवाद, परिचय और सामान्य प्रक्रिया। इस पाठ को हमने 5 भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले मशीनी अनुवाद की संकल्पना को समझाया जाएगा। उसके बाद मशीनी अनुवाद के कुछ आवश्यक पारिभाषिक शब्दों का परिचय दिया जाएगा। फिर मशीनी अनुवाद की सामान्य प्रक्रिया को समझाया जाएगा। चौथे भाग में मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया के 2 पक्ष मुख्य होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण, इसे बताया जाएगा। और अंत में मशीनी अनुवाद की विधियों की चर्चा की जाएगी। तो हम आरंभ करते हैं सबसे पहले भाग से, मशीनी अनुवाद की संकल्पना। मशीनी अनुवाद का विषय अपने आप में बहुत रोचक प्रतीत होता है। इसलिए रोचक क्योंकि मनुष्य का काम मशीन अर्थात कंप्यूटर करने लगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? क्या ऐसा संभव है? वस्तुतः इस विषय का संबंध मानवीय भाषा और मशीनी भाषा दोनों से है। मशीनी भाषा तो मनुष्य के नियंत्रण में रह सकती है, उसकी सहायता से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। परंतु मानवीय भाषा को अपने नियंत्रण में लाना और उसमें अर्थात मनुष्य की भाषा में कई बात को मशीनी भाषा में बदलना अत्यंत जटिल काम है। मनुष्य की भाषा में बहुत सारे अर्थ छिपे रहते हैं। जो भी हम कहते हैं उसमें प्रायः 1 से अधिक अर्थ छिपे रहते हैं। मशीन तो वही समझेगी जो उसमें डाला गया है। इसलिए मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में सीमित उपलब्धियां ही हासिल हो सकती हैं। मनुष्य की भाषा को मशीन अपने आप पूरी तरह समझ ले, ऐसा अब वर्तमान समय में संभव प्रतीत नहीं होता है। मशीनी अनुवाद के अंतर्गत 2 प्रकार के अनुवाद रखे जाते हैं। एक को कहते हैं मानव आश्रित मशीनी अनुवाद, अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, HAMT। और दूसरा है मशीन आश्रित मानवीय अनुवाद, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन, MAHT। इन नामों से ही हमें स्पष्ट है कि पहले प्रकार के अनुवाद में मशीन अर्थात कंप्यूटर की प्रधानता होती है, जबकि दूसरे प्रकार के अनुवाद में मनुष्य की प्रधानता होती है। स्वाभाविक है कि मानव आश्रित मशीनी अनुवाद ही वास्तविक अर्थों में मशीनी अनुवाद है। पहला वाला ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें अनुवाद का काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। मनुष्य की भागीदारी इसमें भी होती ही है, अपरिहार्य होती है, आवश्यक होती है। मनुष्य की भागीदारी होने के कारण ही इसे हमने कहा है मानव आश्रित मशीनी अनुवाद। इसे ही दूसरे शब्दों में कंप्यूटर आधारित अनुवाद भी कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, संक्षेप में CAT, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं मशीनी अनुवाद के कुछ आवश्यक पारिभाषिक शब्दों पर। पहले हम यह जान लें कि मशीनी अनुवाद के 2 पक्ष होते हैं। एक तकनीकी पक्ष होता है और दूसरा अनुप्रयुक्त अर्थात अप्लाइड। हमारे पाठ का विषय केवल अनुप्रयुक्त पक्ष से है, अप्लाइड पक्ष से है, और इसके लिए हमें कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानना पड़ेगा। उनमें से एक है उपभाषा, दूसरा है नियंत्रित भाषा, तीसरा है अंतर्भाषा और चौथा है वैश्विक नेटवर्किंग भाषा। इनका परिचय हम इस प्रकार देते हैं। उपभाषा से तात्पर्य है मनुष्य की भाषा, परंतु संपूर्ण भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान या व्यवहार के किसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, जैसे मौसम की जानकारी देने वाली भाषा, शेयर बाजार की उपभाषा, सरकारी नियुक्ति पत्रों अपॉइंटमेंट लेटर की उपभाषा, ट्रेनों की जानकारी, आवाजाही की सूचना देने वाली उपभाषा, आजकल बाढ़ का मौसम है, बाढ़ के समाचारों की उपभाषा।
तो हम ये जान लें कि मशीनी अनुवाद किसी उपभाषा को लेकर किया जाता है, संपूर्ण भाषा को लेकर नहीं किया जाता है। शब्दावली और व्याकरणिक रचनाओं की दृष्टि से भी इन उपभाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसलिए जब मशीनी अनुवाद के लिए कोई पाठ लिया जाता है तो प्रयास किया जाता है कि वह किसी एक उपभाषा का जीवन के किसी एक क्षेत्र का हो। ये उपभाषाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी। अब हम दूसरी भाषा पर आते हैं। यह भाषा है नियंत्रित भाषा। इससे तात्पर्य है ऐसी प्राकृतिक भाषा जिसमें सीमित शब्दावली और सीमित व्याकरणिक रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी अभिलेखों की भाषा बड़ी व्यापक होती है, लेकिन जनसाधारण को जब तकनीकी जानकारी दी जाती है तब नियंत्रित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल कोरोना की बीमारी फैले हुई है, टीवी में रोज़ रोज़ उस पर चर्चा आती है, उसमें डॉक्टर भी विशेषज्ञ के रूप में आते हैं। वो भी एक नियंत्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। वो जटिल डॉक्टरों की जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जो कहना होता है वो साधारण लोगों को कहना होता है। तो ये भी एक तरह की नियंत्रित भाषा होती है। इसी तरह दवाइयों के लिए जो प्रचार की सामग्री तैयार की जाती है, इन पाठों में भी एक सीमित भाषा, नियंत्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है और इनके आधार पर बनाई गई मशीनी अनुवाद की प्रणालियाँ सफल भी सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इसमें पहले से हमें मालूम रहता है किन सीमित शब्दों का प्रयोग होता है, किन व्याकरणिक रचनाओं का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी तरह की एक नियंत्रित भाषा है एरोस्पेस उपकरण निर्माताओं के यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित सरलीकृत अंग्रेजी। एरोस्पेस उपकरण निर्माता, एरोस्पेस इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये यूरोपीय संघ का, यूरोपियन यूनियन ने एक संघ बनाया। उन्होंने सरलीकृत अंग्रेजी बनाई है, सिंप्लीफाइड इंग्लिश। इसके आधार पर यूरोप की कई भाषाओं में अनुवाद का सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इसमें जर्मन, फ्रेंच, स्वीडिश तथा कुछ अन्य भाषाएं हैं और इस काम में सफलता भी मिल रही है। तीसरा पारिभाषिक शब्द है अंतर्भाषा या इंटरलिंग्वा। जैसा कि पहले अनुवाद के इतिहास के संदर्भ में हमने देखा था और मध्यस्थ भाषा की चर्चा की थी, अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक मध्यस्थ भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्रोत भाषा के पाठ का वह भाषा निरपेक्ष रूप, किसी एक भाषा से जुड़ा हुआ जो नहीं है, जिसे मशीनी अनुवाद के लिए तैयार किया जाता है। इसमें भी गणितीय सूत्रों का, एल्गोरिथमों का प्रयोग किया जाता है। अंतर्भाषा में स्रोत भाषा के पाठ को, मूल पाठ को इस तरह का रूप दिया जाता है कि वह एक से अधिक भाषाओं पर लागू हो सके, उसको एक मशीनी भाषा में बदला जाता है। तो मशीनी अनुवाद का प्रोग्राम अंतर्भाषा के आधार पर ही बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, कंप्यूटर जो अनुवाद करता है वो मनुष्य की भाषा से सीधे नहीं करता है। मनुष्य की भाषा का अनुवाद करने के लिए उसे एक मध्यस्थ भाषा में बदला जाता है। तो इसे ही यहाँ पर हमने अंतर्भाषा कहा है। चौथा पारिभाषिक शब्द है वैश्विक नेटवर्किंग भाषा, यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज। ये भी एक कंप्यूटर भाषा है जो प्राकृतिक भाषाओं के निकटतम है। यह परियोजना जापान में चल रही है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो के तत्वावधान में चलाई जा रही है। इसमें एक ऐसी भाषा, ऐसी तकनीकी भाषा तैयार की जा रही है, कंप्यूटर भाषा तैयार की जा रही है, जिसमें विश्व की सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कितनी सफलता मिली है अभी कह सकना कठिन है। तो किसी प्राकृतिक भाषा के पाठ को, किसी मनुष्य की भाषा के पाठ को पहले वैश्विक नेटवर्किंग भाषा में बदला जाता है, फिर उसका मशीनी अनुवाद करके किसी अन्य प्राकृतिक भाषा में बदला जाता है। इस तरह से ये 3 या 4 चरण तो अनिवार्य होते ही हैं मशीनी अनुवाद में। अब हम चर्चा करेंगे मशीनी अनुवाद की सामान्य प्रक्रिया की, कि मशीनी अनुवाद किस तरह किया जाता है। किसी भी मशीनी अनुवाद के
3 चरण होते हैं। पहला कहा जाता है पूर्व संपादन, प्री एडिटिंग। दूसरा कहा जाता है अंतर संपादन, इंटर एडिटिंग। और तीसरा कहा जाता है पश्च संपादन, पोस्ट एडिटिंग। तो इनमें से पहला अर्थात पूर्व संपादन और तीसरा अर्थात पश्च संपादन, मशीनी अनुवाद का मानवीय पक्ष। यह काम मनुष्य द्वारा किया जाता है। किसी भी पाठ को गणितीय सूत्रों में बदलने से पहले उसे मनुष्य देख लेता है। और जो बीच का पक्ष है वो मशीनी पक्ष है, अंतर संपादन। पूर्व संपादन में अनुवाद किए जाने वाले पाठ को अंतर संपादन के लिए, मशीनी अनुवाद के लिए तैयार किया जाता है। और पश्च संपादन में कंप्यूटर द्वारा निकाले गए या किए गए अनुवाद में सुधार किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का अनुवाद अपने आप में अशुद्धि मुक्त नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ अवश्य रह जाती हैं। मशीन अनुवाद के लिए विशेष प्रोग्राम, जिसे अनुवाद का सॉफ्टवेयर कहते हैं, तैयार किया जाता है, जिसमें अनुवाद के एल्गोरिथम या गणितीय सूत्र दिए होते हैं। इन सूत्रों के द्वारा ही कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि किस निश्चित क्रम से किसी पाठ के अंशों का एक एक करके अनुवाद किया जाना चाहिए। कंप्यूटर पूरे वाक्य का एक साथ अनुवाद नहीं करता है, वो उसके परस्पर जुड़े हुए शब्दों, जिसे हम पदबंध कहते हैं, उनको टुकड़ों में बांट करके उनका क्रम से अनुवाद करता है, फिर बाद में उनका मिलान कर देता है। इसे ही विश्लेषण और संश्लेषण कहते हैं, जिसकी चर्चा आगे भी की जाएगी। तो ये सूत्र, अनुवाद के सूत्र जो कंप्यूटर के पास होते हैं, किन्हीं 2 भाषा युग्मों के लिए बनाए जाते हैं। सारी भाषाओं के लिए एक साथ नहीं बनाए जाते हैं, किन्हीं 2 भाषा युग्मों के लिए। लैंग्वेज पेयर्स, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से रूसी, रूसी से अंग्रेजी, रूसी से जर्मन, जर्मन से रूसी। तो किन्हीं 2 भाषा युग्मों के लिए बनाए जाते हैं और उनमें अनुवाद की दिशा भी निर्धारित रहती है, अर्थात स्रोत भाषा कौन सी होगी तथा लक्ष्य भाषा कौन सी होगी। इसके अतिरिक्त अर्थात इन एल्गोरिथमों के अतिरिक्त अनुवाद के सॉफ्टवेयर में निम्न सामग्री का होना भी आवश्यक है। एक तो है द्विभाषी शब्दकोश, बाइलिंगुअल डिक्शनरी, जिसमें शब्दों के अर्थ होंगे और अर्थों के साथ साथ उनकी व्याकरणिक जानकारी दी जाएगी। व्याकरणिक जानकारी से अभिप्राय है किस लिंग का है शब्द, उसके कारक रूप किस तरह बदलते हैं, यदि किसी भाषा में कारक है, तरह तरह के रूप, इन व्याकरणिक जानकारी अवश्य दी जाती है। ये एक वचन है या बहुवचन है। और दूसरी बात है व्याकरणिक विश्लेषण के सूत्र, कि ये सब काम मनुष्य भी करता है अपने दिमाग से, लेकिन अब जब मशीन में अपने आप तो आएगा नहीं, इसके सूत्र कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, अनुवाद के सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं। तो इस तरह से मशीनी अनुवाद आगे बढ़ता है। अब हम आते हैं मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया के अगले पक्ष पर। इसमें बताया जाएगा कि मशीनी अनुवाद के 2 पक्ष हैं, विश्लेषण और संश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस। पहले उसको एनालाइज किया जाता है, अलग अलग करके समझा जाता है, फिर उसको मिला दिया जाता है। हर एक काम में हमारा ये चलता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ बढ़ई का। कारपेंटर जब कोई काम करता है, पहले लकड़ी होती है, पहले वो आवश्यकता के अनुसार उनको अलग अलग टुकड़ों में काटता है। ये पाया होगा, ये हत्था होगा, ये ऊपर लगेगा, ये नीचे लगेगा, ये हो गया, और बाद में सबको मिला देता है। तो उसमें भी एक तरह का विश्लेषण और संश्लेषण चलता है। यही बात अनुवाद में भी होगी। तो इस प्रक्रिया में निम्न बातें शामिल हैं। पहले मूल पाठ को इनपुट करना, मूल पाठ को मशीन में डालना। पहले से वो मशीनी भाषा में तैयार हो गया है। फिर उसमें आए पदों अर्थात शब्दों, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए हम पद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले मूल पाठ को मशीन में इनपुट किया जाएगा, फिर उसका रूप रचनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उसकी रूप रचना, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति या लिंग के चिन्ह हैं, कारक के चिन्ह हैं,
इन सब को देखा जाएगा। इस तरह से उनके व्याकरणिक लक्षणों को चिन्हित किया जाएगा। इसे कंप्यूटर की मशीनी अनुवाद की भाषा में टैगिंग कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ में टैग लगाते हैं, निशान लगाते हैं, इसी तरह इनमें भी लगाया जाएगा। जैसे मैं एक शब्द बताऊं, लड़कियां। अब लड़कियां, ये लड़की का बहुवचन है, तो इसमें अलग अलग कंप्यूटर को समझना होगा कि इसमें कि ये लड़की इसका मूल रूप है और इसमें इयां विभक्ति लगी है जो बहुवचन का अर्थ दे रही है। और लड़के शब्द कहेंगे तो कंप्यूटर को समझना होगा कि ये पुल्लिंग शब्द है और इसमें ए विभक्ति लगी है। तो इस तरह के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जाता है कहा जाएगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, और उसमें ये समझना होगा कि जा इसमें जो है धातु है और ता जो है विभक्ति है या प्रत्यय है। प्रत्यय के अंदर भी आ विभक्ति लगी हुई है। जाती है, इसमें जा धातु है, तो प्रत्यय और ई विभक्ति लगी है। इस तरह की चीज़ें कंप्यूटर के लिए समझना आवश्यक होता है। इसलिए विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है मशीनी अनुवाद का। ये सब मनुष्य भी करता है अपने जीवन में, मगर मशीन को इसको समझाने के लिए एक एक चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर डालनी होती है और सूत्रों के रूप में शब्दों का इस तरह शब्दों का व्याकरणिक विश्लेषण करने के बाद ही वाक्य और पदबंध में, किसी वाक्य में और वाक्य के किसी अंश में पता चलता है कि शब्द की क्या भूमिका है। शब्द की भूमिका से मेरा अभिप्राय यह है कि वह वाक्य में कर्ता है या कर्म है, क्रिया है तो किस तरह की क्रिया है, मूल क्रिया है, उसमें सहायक क्रिया कौन सी है। जैसे मैंने यह पाठ पढ़ लिया है, अब पढ़ जो है मूल क्रिया है इसमें सहायक क्रिया है, और लिया जो है ये रंजक क्रिया है। ये सारी भूमिकाएं कंप्यूटर को समझाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। तो अनेकार्थक शब्द, इनको हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द, और समान व्याकरणिक रूप वाले शब्द जो द्वयार्थक मतलब कि एम्बिगुअस हो सकते हैं, जो अलग अलग अर्थ दे सकते हैं। अब जैसे हम सोना शब्द लें, सोना अपने आप में संज्ञा भी है और क्रिया भी है। अब कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका अर्थ संज्ञा के रूप में लिया जाए, कहाँ पर उसका अर्थ क्रिया के रूप में लिया जाए। इसी तरह हम गया शब्द को लें, ये स्थान विशेष का नाम भी हो सकता है। बिहार में एक जगह है, उसका नाम है गया, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ है। और जाना क्रिया का भूतकालिक कृदंत भी गया बनता है। कल मैं कनॉट प्लेस गया, कल मैं कश्मीरी गेट गया, तो गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है, और गया में मेरे चाचा रहते हैं, यह संज्ञा है। इसके बाद इस तरह पदों का रूप रचनात्मक विश्लेषण करते समय कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक है, जिनका टुकड़ों में बांटकर अनुवाद नहीं किया जाता है। अब ये हैं कुछ प्रचलित अभिव्यक्तियाँ, पूर्व निर्मित अभिव्यक्तियाँ, स्टैंडर्ड फ्रेजेस, जिनका प्रयोग पूरे वाक्य के रूप में किया जाता है, जिनमें हम कुछ बदलते नहीं हैं। अब जैसे है जन्मदिन की बधाई, कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि इसका अनुवाद न किया जाए, इसको पूरा का पूरा लिया जाए, और इसका अनुवाद पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा हैप्पी बर्थडे या नया साल मुबारक। इसका भी अनुवाद बना बनाया रहेगा कंप्यूटर में पहले से ही, तो इसका भी अनुवाद नहीं किया जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। अब एक और देखिए, हम अक्सर अपनी बातों में कहते हैं बात यह है कि, बात यह है कि, ये भी एक बने बनाई अभिव्यक्ति है। द थिंग इज़, इसका भी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। तो किसी भी वाक्य में, किसी भी पाठ में आई इस तरह की अभिव्यक्तियों को भी अलग करना होता है, क्योंकि इनका व्याकरणिक विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह विश्लेषण करने के बाद कंप्यूटर को ये निर्देश दिया जाता है कि लक्ष्य भाषा में
किन शब्दों और शब्द रूपों का चयन किया जाना चाहिए, और अंत में इन सब का संश्लेषण करके इन सब को जोड़कर अनुदित पाठ तैयार हो जाता है। अब हम आते हैं मशीनी अनुवाद की विधियों पर। ये भी अपने आप में काफ़ी विस्तृत विषय है, इसलिए अभी हम यहाँ पर इनका एक संक्षिप्त परिचय दे देंगे। मशीनी अनुवाद में 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं। एक है दृष्टांत आधारित विधि, दृष्टांत माने उदाहरण। दूसरा है सांख्यिकीय विधि, सांख्यिकीय का अर्थ है स्टैटिस्टिकल। और तीसरी है नियम आधारित विधि। इनका संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ, क्योंकि इनका अलग से और कौन सी विधि अधिक प्रचलित है ये भी बता देंगे। दृष्टांत आधारित विधि में क्या होता है कि पहले से किए हुए अनुवादों का भंडारण किया जाता है, उनका स्टोरेज किया जाता है। तो एक प्रकार से ये सारे अनुवाद सॉफ्टवेयर की स्मृति में चले जाते हैं। और इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग 1980 के दशक में आरंभ हुआ था और अब इसका नियमित रूप से प्रयोग हो रहा है। यदि आपने कभी मोबाइल फ़ोनों में हिंदी में मैसेज भेजने की कोशिश की होगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम एक बार जिस शब्द का प्रयोग कर देते हैं वो उसकी स्मृति में चला जाता है। अब अपने आप अगली बार वो, जैसे हमने कहा देख लिया, तो पूरा का पूरा वाक्य हमारे सामने आ जाता है, तो हमें बार बार उसको टाइप नहीं करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की दृष्टांत आधारित विधि है। दूसरा है सांख्यिकीय विधि। यह विधि भी पहले से किए गए अनुवादों की सामग्री को अपने कॉर्पस में, अपने भंडार में जमा कर लेती है और 2 पाठों में आए वाक्यों, वाक्यांशों, शब्द समूहों को साथ साथ रखा जाता है। फिर उनकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के आधार पर उनकी गणना करके सॉफ्टवेयर अनुवाद प्रस्तुत कर देता है। इस विधि का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन दृष्टांत आधारित विधि की तुलना में कम। तीसरा है नियम आधारित विधि। मशीनी अनुवाद की विधि स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के व्याकरण और शब्दावली के नियमों पर आधारित है। इस विधि के इस्तेमाल करने में बड़ी समस्या आती है, वही शब्दों के अनेक अर्थों की, द्वयार्थकता की, और कुछ ऐसे वाक्य रचनाओं की जो मनुष्य अपने सांसारिक ज्ञान से दूर करता चलता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। कंप्यूटर को इसकी जानकारी देना बड़ा कठिन होता है। जैसे मैं एक वाक्य दे करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक अंग्रेजी का वाक्य है, इफ़ यू गो टू कानपुर डोंट फॉरगेट टू मीट माई सिस्टर्स सन whom you met in my house last week. If you go to Kanpur, don't forget to meet my sister's son. 2 लोगों की बात हुई, सिस्टर और सन। whom you met, whom में अब ये सिस्टर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। अब हम अपने सांसारिक ज्ञान से पता कर लेंगे कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, अनुवाद के सॉफ्टवेयर की नियम आधारित विधि इस तरह की समस्याओं का उचित समाधान निकालने में असमर्थ रही है। इसलिए नियम आधारित विधि का प्रयोग आजकल कम हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दृष्टांत आधारित विधि जिसमें पहले से किए गए अनुवादों का भंडारण किया जाता है, उसका प्रयोग अधिक हो रहा है। और इसका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में मैसेज भेजते समय और मोबाइल फ़ोन द्वारा मैसेज भेजते समय भी हम देखते हैं कि उसमें भी हम जो पहले से वाक्य का प्रयोग कर देते हैं वो उसमें अपने आप सामने आ जाता है। इसलिए दृष्टांत आधारित विधि ही कंप्यूटर की 3 विधियों में से सबसे अधिक प्रचलित है। इस प्रकार हमने आज के पाठ में मशीनी अनुवाद से परिचय प्राप्त किया और उसकी सामान्य प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।